चलिए जी आ जाइए, बात करते हैं टॉपिक WHO की। ठीक है, हमने एजेंसी पढ़ ली थी यूनिसेफ, सॉरी हमने INC पढ़ ली थी, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया था, सेंटर लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, लोकल बॉडीज़। उससे पहले हमने नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, फिर जो कोड ऑफ एथिक्स है वो पढ़ लिए। बात करें WHO के बारे में, स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की। जो यूनाइटेड नेशन होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन मतलब कि आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उसके स्पेशलाइज एक नॉन पॉलिटिकल एजेंसी है कौन, WHO। हेडक्वार्टर इसका जिनोवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और ये WHO स्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर मेंबर्स है वो है 192 मेंबरशिप है इसकी। ऑब्जेक्टिव था इसका टू अटेंड बाई ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, यानी कि सभी लोगों की अगर सबसे अच्छे से अच्छी हेल्थ हुई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है WHO का। नाम इसका यही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करंट ऑब्जेक्टिव की बात इसका करें तो अटेनमेंट बाई ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट देम टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि अगर एक व्यक्ति की अटेनमेंट बाई ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट देम टू लीड सोशली, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की अगर सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह सामाजिक रूप से और वह आर्थिक रूप से उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अगर कहते हैं पैसा ही सब कुछ, अगर वो सॉरी पैसा क्या, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। तो जब स्वास्थ्य होगा तो आपका बेटा सामाजिक रूप से और जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से आप क्या रहोगे, मजबूत रहोगे। ठीक है, ये मैनेजमेंट है इसलिए आपको थोड़ी सी टफ करेगी, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा बोर भी फील हो सकता है, कोई नहीं, बने रहिए। हमें कौन सा ज़िंदगी भर इसे पढ़ना है, एग्ज़ाम तक पढ़ना है, 20-25 दिन के अंदर ये ख़त्म भी हो जाएगी। फिर आपको मतलब एग्ज़ाम के बाद तो आपको नहीं पढ़ोगे ना, 20-25 दिन में एग्ज़ाम वगैरह हो के सब खत्म हो जाएंगे, है ना। बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ग्लोबल हेल्थ मैटर्स की भी, जो भी ग्लोबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के हेल्थ मैटर को ये देखती है, ग्लोबली अगर विश्व की बात करें तो उन सभी हेल्थ मैटर को ये देखती है WHO। सेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, जो हेल्थ रिसर्च का जो शेड्यूल है, किस किस प्रकार से हेल्थ में रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कौन, ठीक है, जो भी वैक्सीनेशन का हाथ से कोई भी शेड्यूल है वो सब ये फिक्स करती है, सेप देती है उनको। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, जो भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें सेट करती है WHO। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स का हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ का हो, चाहे अदर पैरामेडिकल्स का हो, सबका जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड है वो सेट करती है कौन, WHO। आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन, ठीक है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू द कंट्रीज़, पता ही है इन सब का मतलब, तो कि भी क्या करती है, कंट्रीज़ को क्या करती है, टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पता आपको, इसके बारे में बहुत बड़ा ये टॉपिक भी है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स, कि भी कौन कौन से भी हेल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर कर रही है और असेस भी करती है। बायोमेडिकल रिसर्च, फैमिली हेल्थ, हेल्थ स्टेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ, तो इन सभी हेल्थ पे भी वो कौन, WHO ध्यान देती है। तो हमने देखो, आपको अगर पूछा ना कि WHO के बारे में, आपको कोई उस पर MSc या कोई PhD वगैरह WHO के ऊपर करनी नहीं है, आपको जस्ट जनरल सा फंडा क्लियर करना है कि अगर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो मुझे कितना क्या लिखना है जिससे मैं पास भी हो जाऊँ और मैं मुझे कुछ समझ भी आ जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जनरल चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं सोचना कि कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं। आपका उद्देश्य मुझे पता याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिसी वगैरह है, तो आप किन किन चीज़ों को कितना कितना याद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO रीजनल्स ऑर्गेनाइजेशन कि हर किस किस क्षेत्र में WHO के जो संगठन बने हुए हैं। अफ्रीका, द अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न मेडिटेरियन, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर दो अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में देखो, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेक्रेटेट। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर WHO के लिए जो जितने भी निर्णय बनाती है, जो भी निर्णय लेती है, जो सुप्रीम डिसीजन लेती है, वो बॉडी का नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो मैंने सबसे ऊपर बताया आपको। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करती है, WHO के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग का काम करती है वो कौन करती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है। इट मीट ईच ईयर इन मे, ये हर मतलब कि साल के अंदर मई के अंदर ये सब मिलते हैं। एट द जिनेवा, कहाँ मिलेंगे, जिनका भाई हेड ऑफिस है वहीं पे मिलेंगे। हेडक्वार्टर का जिनेवा में, तो हेडक्वार्टर मिलते हैं। एंड इट अटेंडेड बाई डेलीगेशन फ्रॉम 192 मेंबर्स स्टेट, जो भी मैंने कहा 192 मेंबर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे मिलकर बातचीत करते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ नाउ 34 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मैंने कहा सेकंड नंबर पे आता है।
तो उसमें कितने मेंबर्स? अभी 34 मेंबर्स है। फर्स्ट कौन आया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आई थी, उसके कितने मेंबर? उसका काम समझ गए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, कि भाई ये डिसीजन काम करती है। और एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या होते हैं? इस एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी 34 है, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स इज रिन्यूड एवरी ईयर, और हर साल 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिन्यू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट इज़ द हेड ऑफ डायरेक्टर जनरल। ये क्या होता है? डायरेक्टर जनरल का, सॉरी, सेक्रेटरीट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो उसको सेक्रेटरीट को, मतलब कि आप ये समझ लो कि मुख्य होता है, ये कहने का मतलब है। द सेक्रेटरीट इज कंप्राइज्ड ऑफ 8,000 इंटरनेशनल पब्लिक सर्वेंट इन 2010, ठीक है। तो ये उसमें बता रखे भाई कितने थे, कि पूरे अगर हम पूरे इंटरनेशनल की बात करें तो कितने सेक्रेटरीट हो गए? लगभग 8,000 हो गए, ठीक है। तो इनको कौन हेड करता है? इनका मुख्य कौन होता है? मतलब डायरेक्टर जनरल इनका मुख्य होता है। नेक्स्ट बात करें यूनिसेफ की। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फॉर्म्ड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बनी थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, और इसका गोल है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू चिल्ड्रंस एंड मदर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। के जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश है, जैसे इंडिया विकासशील देश है, तो उसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के साथ में बच्चों का और मदर का क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। एम्फेसिस डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विसेज टू प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं के विकास पर जोर देता है। किसके लिए? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की भलाई के लिए ये क्या करता है? सामुदायिक स्तर की जो सेवाएं हैं उस पर क्या करता है? जोर देता है। नेक्स्ट बात करें फोकस एरिया की, किस किस जगह पे ये यूनिसेफ फोकस करता है? तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड विथ FAO एडेड अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। एनरिच फूड इन एंडेमिक एरियाज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, के पे जिस जगह पे न्यूट्रिशन की कमी है, देखो जिस जगह पे अगर कोई एंडेमिक है, एंडेमिक समझते हो? अगर कुछ ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कुछ सिचुएशन सही नहीं है, या फिर अगर ऐसा कुछ महामारी वाला क्षेत्र है, तो उस जगह पे क्या करता है कि ये जो एनरिच जो न्यूट्रिशनल फूड होते हैं वो सप्लाई करने का काम करता है कौन? यूनिसेफ। सेकेंड, इम्यूनाइजेशन का काम भी करता है यूनिसेफ। प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन का प्रोडक्शन करना और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम भी किसका है? यूनिसेफ का। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ HIV उसके स्प्रेड को क्या करना? रोकना, ये काम भी किसका है? यूनिसेफ का। एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशन फॉर द चिल्ड्रंस एंड मदर विथ HIV, कि रिट्रोवायरल मेडिकेशन बच्चों के लिए और मदर के लिए HIV को रोकने के लिए ये प्रोवाइड करवाता कौन? यूनिसेफ। वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये भी काम किसका? यूनिसेफ का। यूनिसेफ टेप प्रोजेक्ट इन द 2007 न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था यूनिसेफ टेप प्रोजेक्ट, जो कि 2007 में चला था। फॉर क्लीन एसेसिबल वाटर, जो किसके लिए था? कि जो पानी है वो अच्छा पानी हो, और एसेसिबल मतलब जो यूज कर सके वैसा पानी हो। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन पे भी ये बोल देता है। जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो है लिंग के आधार पर क्या हो? समानता हो, ठीक है। इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, इसमें क्या होता है कि भाई अगर चाहे लड़का या लड़की है, दोनों को जो पढ़ने का बिल्कुल अधिकार दिया जाता है, किसमें? जेंडर इक्वलिटी में। एजुकेशनल सप्लाइज, बच्चों की पढ़ाई पे ये जो बल देता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एक्सप्लॉयटेशंस एंड एब्यूज़, बच्चों को ये प्रिवेंट करता है किससे? बच्चों को ये प्रोटेक्ट करता है किससे? हिंसा से, है ना, उनके हनन होने से, उनका एब्यूज़ होने से, ये यूनिसेफ रोकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट है गोबी, GOBI कैंपेन टू एनकरेज स्ट्रेटेजीज फॉर द हेल्थ रिवोल्यूशन, यानी कि ये कैंपेन चलाया गया था किसके लिए? हेल्थ रिवोल्यूशन के लिए, यानी कि स्वास्थ्य के अंदर क्रांति के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था गोबी, GOBI। जिससे होता है ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जो बच्चे का विकास कितना हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए ग्रोथ चार्ट। O मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन, B मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और I मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। तो ये 4 काम इसके अंदर किए गए थे गोबी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यूनिसेफ इन इंडिया, कि भारत में प्रोग्राम्स ऑन रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ, भारत में यूनिसेफ काम करता है। पहला प्रोग्राम चलाता है प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड इन्वायरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। तो ये 4 जो प्रोग्राम चलाता भारत में, कौन कौन से? चाइल्ड इन्वायरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कंट्रीब्यूशन की, तो BCG वैक्सीन प्रोग्राम, पेनिसिलिन प्लांट, पुणे के अंदर जो पेनिसिलिन प्लांट है वो भी ये चलाता है यूनिसेफ।
और ट्रिपल वैक्सीन प्लांट जो भी ये भी चलाता है यूनिसेफ, और सेकंड करता है बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो बीसीजी लगाने का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी करता है कौन? यूनिसेफ। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स। आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स क्या है? द आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज हैव 4 प्रिंसिपल एलिमेंट दैट आउटलाइन द स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट। कि जो आईएनसी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, ठीक है। दैट आउटलाइन द स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट, जिसमें हमने बताया है पहला एलिमेंट है नर्स एंड पीपल। द नर्स एंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस्ड कंसेंट फॉर केयर एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो नर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि जो डॉक्टर साहब ने जो कंसेंट लिया है, जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है, क्या वो हमारे पेशेंट को समझ में आई या नहीं आई। आपको एक बात बता दूं, कंसेंट लेना काम डॉक्टर का होता है। अगर कंसेंट लिया या नहीं लिया और डॉक्टर ने कंसेंट लेते समय क्या समझाया, ये चीज़ मॉनिटर होती है नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। और जब नर्सिंग ऑफिसर पे सिग्नेचर होते हैं बाकायदा उनके कि क्या अगर डॉक्टर ने पेशेंट को समझाया उस वक्त आप खड़े थे क्या, और क्या पेशेंट को सारा समझ में आया था क्या। तो ये नर्सिंग स्टाफ की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये पता करें कि क्या उसे कंसेंट समझ में आया कि नहीं था, आया था या नहीं आया था, मतलब जो जानकारी दी वो समझ में आई थी या नहीं थी। अभी क्या कि एक दो बार ऐसे कुछ हो जाता है, कभी कभी कोई स्टाफ को होता है ना बड़ा परेशान करता है कोई डॉक्टर मान लो, तो वो क्या करता है कि साइन करता ही नहीं। वो जो बोलते साइन क्यों नहीं कर रहा, अब देखो प्राइवेट वाले को तो करना ही पड़ता है कुछ भी हालत में। गवर्नमेंट वाले कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा गुस्सा निकाल देते हैं, कहते हैं साहब उसको तो समझ में आया ही नहीं, वापस समझाओ। तो साइन नहीं करे तो भाई अगर साइन नहीं लिया तो आप का जो है लीगली कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो कंसेंट को हमेशा देखना हमारा काम होता है। तो फिर क्या हुआ कि जब जो था नर्सिंग ऑफिसर उसने कहा भाई सर अब इनको तो समझ में आया नहीं पेशेंट को, तो डॉक्टर ने वापस समझाया। वापस उसने यही बोला सर इसको समझ में आया नहीं। फिर जब तीसरी बार समझाने के बाद डॉक्टर ने कहा क्यों कर रहा है यार। तो कभी कभी हो जाता है जब स्टाफ को होती है ना कि थोड़ी सी चलो मस्ती करते हैं साहब के साथ आज, तो पुरानी दुश्मनी ऐसे निकालते हैं फिर वो। नेक्स्ट है नर्सेज कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंट। नर्सिंग स्टाफ को हमेशा पेशेंट की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना है, किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। कभी कभी होता है एक पेशेंट के साथ में, चलो छोड़ो यार आप क्या सोचोगे। एंड यूजेस जजमेंट इन द शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल जजमेंट के साथ शेयर करना है। एंड यूजेस जजमेंट, देखो हर किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी भी नहीं है, और कब करनी है कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट HIV एड्स का है तो आपको हर किसी को नहीं बताना है भाई HIV का है, एड्स का है, इसको ये बीमारी हो रही है, इसका ये है, ठीक है। मान लो अगर किसी ने अपने ब्रेकअप की स्टोरी सुनाई और उसने ब्रेकअप के बाद कुछ कर भी लिया हल्का फुल्का, तो आपको उसको सबको बताना नहीं है, याद है क्यों करिए ऐसा किया बिल्कुल नहीं, है ना। गोपनीय रखनी आपको। नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर एंड सर्विस नाउ और इन फ्यूचर वेदर इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी और पॉपुलेशन। नर्सिंग जो ऑफिसर होते हैं उनका एक मेन काम होना चाहिए कि वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें और नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें अभी और फ्यूचर में। अब वो चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे फैमिली है, आपका काम होता है उनको बेहतर से बेहतर क्या मिले, नर्सिंग सुविधाएं मिले, ठीक है। नर्स प्रमोट एन इन्वायरमेंट इन विच द ह्यूमन राइट वैल्यूज कस्टम रिलीजन्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड द कम्युनिटी शुड बी रेस्पेक्टेड बाय एवरी। देखो नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर जो होता है हॉस्पिटल में वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं जिसमें पेशेंट की जाति, धर्म, लिंग, हाँ उसका धर्म, उसका पंथ, उसकी मान्यताएं, उन सब का सम्मान होता है और उनको सब बराबर की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। अगर कोई ब्राह्मण आदमी है और अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ी किसी फूड में जो अंडा होता है वो अंडा खिलाने की, तो वो अंडा नहीं खाएगा, एग वगैरह नहीं खाता। तो आपको पता भी होना चाहिए और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है तो कि जिसमें ऐसा भी नहीं हो कि कहीं जातिवाद भी फैले और किसी ऐसा भी नहीं हो किसी की मान्यताओं को ठेस भी पहुँचे, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट बनाने का काम करते हैं लोगों के साथ में वो कौन करता है, नर्सिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। तो ये था अपना नर्स एंड पीपल। आई थिंक आपको समझ में आया। पहला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई आपको ये देखना है कि डॉक्टर ने जो समझा है वो इन्फॉर्मेशन का कंसेंट उससे समझ में आया या नहीं आया। दूसरा हमने पढ़ा पेशेंट की बात को गोपनीय रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि भाई उन्हें आपको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, अभी भी करनी है, फ्यूचर में भी करनी है, और ठीक है ये सब पढ़ा। और चौथा हमने पढ़ा फिर इसमें
प्रमोट इन्वायरमेंट, आपको इस प्रकार के इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है जिसके अंदर किसी भी पेशेंट की जाति, धर्म, लिंग, बिलीफ, मान्यताएं, इन किसी भी आधार पर पेशेंट की भावना को ठेस नहीं पहुंचे और उनको सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलता रहे और इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो आगे आओ। कोड ऑफ एथिक्स बहुत ईजी है, ठीक है ना। पहले हमने क्या पढ़ा, नर्स एंड पीपल, सेकंड नंबर पढ़ा नर्स एंड प्रैक्टिस। द नर्स कैरीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्स क्या करती है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की जो है पर्सनल जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब कि दायित्व, फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यू लर्निंग। वो क्या करती है कि कंटिन्यू लर्निंग के साथ साथ इन कामों को करती है। ऐसा नहीं होता कि भाई बिना पढ़े लिखे ही ऐसा कुछ नहीं, वो क्या क्या करते हैं कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर वो कंटिन्यू ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं और अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में और दायित्व के साथ में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द नर्स मेंटेन ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। देखो, द नर्स मेंटेन्स ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि वो जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी हेल्थ को इस प्रकार से रखता है कि अभी मान लीजिए एक कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो खुद ही किसी बीमारी से ग्रसित है, वो खुद खांस रहा है, छींक रहा है, ऐसा कुछ कर रहा था, उसकी जो गंदगी वो किसी पेशेंट के ऊपर गिरेगी, तो बेचारा वो स्वस्थ होने की बजाय स्वस्थ होने की बजाय वो खुद क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो नर्सिंग स्टाफ को अपने आप ऐसा मेंटेन करके रखना है, ग्रूमिंग भी मेंटेन करनी है, हमने पढ़ा कल आज ही, और साथ साथ में उसे जो है अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना है ताकि अपनी वजह से किसी दूसरे को कोई बीमारी नहीं फैला दे। द नर्स यूज जजमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जो नर्स होता है उसे क्या करना है, जजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, की जो भी व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, अगर आप व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई अगर आपने बोला कि भाई इसका काम मैं कर दूंगा, तो आपको उसके प्रति कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, आपको सक्षम होना पड़ेगा उसके प्रति। आप में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि भाई जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको आपको CPR देना, अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको वो काम आना चाहिए और फिर आप उस काम के लिए फिर मना नहीं कर सकते बाद में। अगर आपको आता है तभी काम में हाथ डालने का, वरना कह देना साहब हमें नहीं आता। और जब आप किसी को काम सौंप रहे हो तो भी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सौंपना है कि भाई ठीक है, अब मैं सेकंड इंचार्ज को सौंप रहा हूँ, ये पेशेंट आप रखो और अब इनका आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरा जो है दायित्व के साथ काम करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हुड़दंग वगैरह नहीं है कि भाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई मैं क्यों करूँ या मैं ऐसा काम क्यों करूँ। तो पहले आपको अगर आता है तो ये काम लेना, और जब आप काम को छोड़ के जाते हो तो किसी को इन्फॉर्म करके जाना कि भाई ये पेशेंट अब आपके हवाले कर दिया हमने, ठीक है। द नर्स इन प्रोवाइडिंग केयर एंश्योर दैट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांस आर कंपेटेबल विथ सेफ्टी, डिग्निटी एंड राइट ऑफ पीपल। फिर नर्सिंग स्टाफ को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप जो सेवाएं दे रहे हैं, आप जिन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो आप साइंटिफिक जो, तो नर्स को साइंटिफिकली एडवांस्ड कॉम्पिटेबल होना पड़ेगा विद सेफ्टी, डिग्निटी एंड। देखो, मान लीजिए अगर कोई मशीन नई नई आई है हॉस्पिटल में, बहुत सारी मशीन आई है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, चाहे जर्मन की कोई मशीन है, तो नर्स को कॉम्पिटेबल होना पड़ेगा कि भाई मुझे मशीन चलानी आती है। अब एक्सरे करना ही नहीं आता, फिर क्या मैं एक्सरे तो हमने नहीं सीखा, हाँ, इसी चीज़ से आपको इसे जो करना नहीं आता, या फिर आपको ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं कराने आती, या फिर ET आपको जो है इंट्यूबेट कराना नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नई नई मशीनों के साथ, देखो मैं तो खुद इतनी मशीनें जानता हूँ आपको ये बताऊँ, है ना। अब ठीक है, जैसा हालांकि और भी जानता हूँ, बट अभी वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं काफ़ी सारी, अब देखा नहीं आपने लेबर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो पता वो अगर वो जानेगी नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो जो नर्सिंग स्टाफ को क्या होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसको हर नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए तो वो मान है, समझ गए। अपनी तारीफ खुद ही किया करो रे मूर्खों, दूसरे कोई नहीं करने वाला है। तो हर मशीनों का पता होना चाहिए कैसे मशीन चलती है, यह नहीं हो कि उस मशीन के चक्कर में किसी दूसरे का आप कुछ बिगाड़ दो बेचारों का। तो सेफ्टी के साथ में खुद को भी नुकसान नहीं हो, दूसरों को भी नुकसान नहीं हो, दूसरों की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुँचे। मान लीजिए अगर कुछ ऐसी मशीन होती है जिसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है किसी पेशेंट की गरिमा को ठेस पहुँच रही है, तो आपको वो काम भी नहीं करना होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नर्स एंड को वर्कर। नर्स मेक ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद को वर्कर्स इन द नर्सिंग एंड अदर फील्ड, कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो अपने को वर्कर्स के साथ में, अपने को वर्कर्स के साथ में क्या होती है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके उन्हें रखना पड़ता है, ठीक है। द नर्स टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस टू द सेफगार्ड इंडिविजुअल फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज व्हेन देयर हेल्थ इज एंडेंजर्ड बाय को वर्कर और एनी अदर पर्सन। देखो, ये सबसे मुझे शानदार बात लगी मुझे। ये क्या कह रही है कि जो अगर आपको लगता है कि आपके किसी साथी द्वारा
किसी पेशेंट को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको खुद को अप्रोप्रिएट अपने साथी के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है उस पेशेंट के साथ में, जो मेरा साथी है को वर्कर है, तो आपको उनके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि ठीक है मेरा दोस्त है मैं उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लूँगा, ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स एंड द प्रोफेशनल्स। द नर्स इज एक्टिव इन द डेवलपिंग ऑफ केयर रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। नर्स एंड प्रोफेशनल का कह रहा है कि द नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग केयर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। तो ठीक है, तो रिसर्च बेस्ड मतलब होता है कि जो जो रिसर्च अभी अभी हुई है आपको उनके बारे में पता है, तो उन नॉलेज को आपको यूज़ करना होता है। ए नर्स एक्टिंग थ्रू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेफ इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन इन द नर्सिंग। वही है, प्रोफेशन के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संगठन के साथ मिलकर के उनके साथ पार्टिसिपेट करके एक सेफ, एक इक्वल, एक सामाजिक और एक आर्थिक एक वर्किंग कंडीशन जो होती है एक नर्सिंग फील्ड की, वो बनाती है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये अपना हो गया बेटा, क्या ये अपना हो गया है नर्स एंड प्रोफेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। आओ बात करें कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। इन इंडिया, भारत में, द INC हैज़ एस्टेब्लिश्ड ए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सिंग। नर्सिंग ऑफिसर के लिए INC ने कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट